वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरी बच्ची, माशाल्लाह बहुत खूब। मेरी सलमा को किसी की नजर ना लगे। शाबाश मेरा बच्चा। फातिमा, खुदा ने सलमा की शक्ल में हमें नेमत बख्शी है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को सोशल साइट पे डाल दीजिए, बाकी लोगों को भी तो पता चले कि हमारी सलमा में कितनी काबिलियत है ना? काबिलियत तो है हमारी बेटी, लेकिन आज नहीं कल डालता हूँ। कल नई गाड़ी की फोटो और ये वीडियो दोनों अपलोड कर दूंगा। कल इतवार भी है, लोग फुर्सत में रहते हैं, लोग वीडियो देखेंगे और मेरी बेटी की तारीफ करेंगे। क्यों? हाँ, अब वो एक सेल्फी। सेल्फी? चलो एक सेल्फी लेते हैं, हमारी सलमा बेटी के साथ एक सेल्फी लेते हैं। स्माइल। फातिमा जी देख वीडियो जी। ये देखो फातिमा, सुबह से ही सलमा की वीडियो में कितने लाइक्स है। सब बाबा इसने लूट ली और मेरी गाड़ी पे एक भी लाइक नहीं मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा तो होना ही था। अच्छा ये तो बताओ कि खाने में क्या बना है? मटन का सालन बनाया। मटन बना है। मटन खाएंगे। अच्छा एक काम करना जी। महेश के लिए भी एक डब्बे में डाल देना, उसे बहुत पसंद है मटन। इरफान, हमें पता है कि महेश को मटन बहुत पसंद है, लेकिन उसकी बीवी को उसका मटन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप क्यों जबरदस्ती? अरे मुझे पता है उसकी बीवी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके बगैर अगर मैं मटन खाऊं तो मुझे हजम नहीं होगा ना। पता है। और एक मटन के लिए हम दोस्त को दगा नहीं दे सकते। अच्छा बस बस, ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, डब्बा पैक कर जाओ, आज हम मटन खाएंगे। इरफान भाई, शोभा जी आइए आइए आइए। अब भी सलमा का वीडियो देखा? आपने देखा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत होशियार हो गया, दिल खुश कर दिया। अच्छा फिर तुमको इनाम मिलना चाहिए। अब बताओ क्या चाहिए? आंटी मुझे अप्पम चाहिए। अप्पम चाहिए? ओके ओके, इतना सारा अप्पम बनाती तुम्हारे लिए। हाँ इरफान भाई, मैं जाके अप्पम बनाती, आप इसको लेके खाने को आ जाओ। हाँ जी, मैं अभी पाव लेने जा रहा हूँ, तो आपके घर छोड़ते हुए चले जाऊंगा। ठीक है? शुक्रिया। तूने देखा कितने वीडियोस देख रहे हैं सब? हाँ, आपने वो सेल्फी जो लिया ना वो भी डाल दूंगा। सलाम वालेकुम। सलाम। भाई मुबारक हो, आपकी सलमा तो स्टार बन गई। आपको पता है पूरा मोहल्ला इसी का ही वीडियो देख रहा है। अच्छा। बहुत अच्छे बेटा। थैंक यू अंकल। कैसे हो बेटा? नमस्ते। इतनी छोटी है लेकिन कितनी अच्छी तरह उसने नमाज पढ़ा है। देखा बेटा, सबने तुम्हारा वीडियो देखा, सब कितनी वाह वाही कर रहे हैं। हाँ? अच्छा बेटा, शोभा आंटी घर जाना है ना, जा संभल के। हाँ इरफान, अरे महेश भाऊ। अच्छा हो तुम मिल गए। ये लो तुम्हारे लिए मटन लाया हूँ। अरे तुम्हारा मनपसंद मटन। क्या बात है यार। तेरे घर पे तो लगता भी है इतवार सोमवार कोई दिन होता है, मेरे इधर तो आज भी वो सड़ा हुआ बटाटे का भाजी और रोटी बना होगा। अरे लगता ही नहीं आज छुट्टी है। क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो? अरे वो सलमा गई है ना शोभा जी के घर पे, तो शायद अंदर चली गई। अच्छा। अच्छा महेश भाऊ, मैं चलता हूँ, बेकरी से पाव ला रहा है। भाऊ मटन जरूर खाना। बिल्कुल आता हूँ। हाँ। अरे सलमा, हाँ? हमारे अनवर को भी नमाज पढ़ना सिखा दे। आज नहीं कल, अभी मुझे अम्मी के पास जाना है। जरूर। हाँ बाय बाय। फोटो निकाली? सलमा के लिए खीर बनाई है, वही देने जा रही हूँ। क्यों, उसके माँ बाप नहीं खिला सकते उसे? खिला सकते हैं, लेकिन बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए बनाया है। उसका वीडियो नहीं देखा क्या तुमने? कैसे आदमी हो तुम, किसी की तारीफ नहीं सुन सकते ना। अच्छा सुनो, मैं जाकर खीर देकर आती हूँ, तब तक यही रहना, कहीं जाना मत। फातिमा, फातिमा। हाँ, यहाँ किचन में हूँ। अगर सलमा कुटे, मैं उसके लिए खीर लेकर आई, बुलाना उसको। अरे वो शोभा दीदी की आ गई है, बस आती हूँ। तू आना, बैठना मेरे पास। मैं इसका वीडियो देखी, बहुत ही प्यारी लग रही है सच में। है ना?
तो सच्ची में बहुत किस्मत वाली है जो इतनी प्यारी और होनहार बच्ची मिली। और एक मैं, मुझे तो बच्चा ही नहीं है। गायत्री कैसी बातें कर रही है तू? सलमा अगर मेरी बेटी है तो तेरी भी है ना? वो तो है। सलमा बेटा, फातिमा, हाँ पूरा मोहल्ला सलमा की तारीफ कर रहा है। अब तक वीडियो 5000 लोगों ने देखा है। आपने देखा कि नहीं? हाँ देखा है। सबको बहुत पसंद आया है। अरे कहाँ है वो सलमा? अरे वो शोभा दीदी के घर गई है, आती होगी। आई नहीं, लेकिन वो तो कह रही थी कि 15 मिनट पहले घर के निकल गई थी वो। क्या? हाँ, घर नहीं आई तो फिर कहाँ गई? इरफान 15 मिनट थोड़ी लगते हैं वहां से यहाँ आने में। फातिमा तू फिक्र मत कर, पूरे मोहल्ले की लाडली है, किसी ना किसी के घर पे होगी। मैं और भाईजान जाकर देख कर आते हैं, तो चिंता मत कर। इरफान मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं फातिमा, मैं और भाईजान जाकर देख कर आते हैं, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। चलिए भाईजान, आइए चलिए। भाई साहब, वो मेरी बेटी सलमा यहाँ आई थी क्या कहीं? भाई साहब, वो मेरी बेटी सलमा को देखा? नहीं। भाईजान, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, महेश को भी बोलते हो सलमा को ढूंढने के लिए। हम जाइए। ये महेश को क्या हो गया? महेश फोन क्यों नहीं उठा रहे? महेश, 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 महेश। दिन ब दिन मासूम बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा और अत्याचार के आंकड़े अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। क्या हम ये भूल गए हैं कि ये मासूम बच्चे हमारा भविष्य है, जिनके साथ बलात्कार किया जा रहा है? मुंबई में भी कुछ दिन पहले ऐसा शर्मनाक हादसा हुआ। सलमा कहाँ है? सलमा, इरफान सलमा कहाँ है? हर तरफ देखा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फातिमा, मेरी हंसती, खेलती, मुस्कुराती सलमा पलक झपकते ही गायब हो गई थी। या फिर कहे कि किसी ने उसे गायब कर दिया। हर रोज टीवी, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, अखबारों में खबरें देखकर मानिए मेरी रूह कांप रही थी। आखिर क्यों कुछ लोग इस कदर हैवान बन गए हैं? क्यों मासूमियत को कुचलना मानो जैसे उनका शौक बन गया है? क्यों? जब सलमा का कहीं पता नहीं चला, तब इरफान और फातिमा ने मुंबई पुलिस की मदद मांगी। सुनो, ये इरफान कुरैशी कहाँ रहता है? वहाँ पे आगे रहते। कहाँ से गायब हुई आपकी बच्ची? मालूम नहीं सर, मैं तो शोभा जी के घर में छोड़कर आया था उसे। फिर मैं जब वापस घर लौटा तो वो नहीं थी सर घर पे। सुबह आई थी, अप्पम खाने को दिया, थोड़ा घर लेके जाने को भी दिया। वहां से निकली थी आने के लिए, पता नहीं यहाँ नहीं पहुंची। हो सकता है मोहल्ले में किसी के यहाँ गई हो। सर हमने एक एक घर में मालूम किया जाकर, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी सर। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? उसको घर तक क्यों नहीं छोड़ा? सर क्योंकि आज से ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। सलमा पूरे मोहल्ले की लाडली, हर कोई उससे मोहब्बत करता है। दिन भर वो यही खेलती रहती है। बच्ची की फोटो दीजिए। जी सर। बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। अगर सारा मोहल्ला बच्ची को जानता है और बच्ची का ख्याल रखता है, हो सकता है किसी बाहर वाले ने पैसों के चक्कर में बच्ची को। सुनिए, आप अभी इरफान के घर पे थे ना? जी साहब। आप बता सकते हैं कि इरफान काम क्या करता है? साहब उनका भंगार का धंधा है। भंगार? हाँ, मतलब इतना छोटा मोटा धंधा भी नहीं है। जब जूनी बिल्डिंग टूटने वाली होती है तो इरफान भाई उनके लकड़े और लोखंड बेचने और खरीदने का काम करते हैं। अच्छा कमा लेते हैं। वो देखिए सर, वो दोनों गाड़ियाँ इरफान भाई की है। ठीक है, थैंक यू। जी। मतलब ये स्क्रैप डीलर है, सारा लेन देन कैश में है। एक काम करो,
जरा पता करो वहां कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सर इरफान जी, हमें आपकी परमिशन चाहिए। इस बारे में सर? आपके मोबाइल पे आने वाली सब कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, ताकि जब किडनैपर आपको फोन करे तो हम उसका लोकेशन ट्रेस कर पाए। यहाँ पे साइन कर दीजिए। आप जो बताओगे मैं करने को तैयार हूँ सर, लेकिन मेरी बच्ची को मुझे वापस दिला दो सर। पैसा अगर देना हो तो पैसा देने को भी तैयार हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, ये घर आपने इतना अच्छा बनाया है, 2 गाड़ियाँ हैं, जब इतने पैसे हैं आपके पास तो आप ऐसी लोकेलिटी में क्यों रहते हैं? स्क्रैप का धंधा है मेरा, सब काम कैश में चलता है, और अच्छी जगह घर खरीदना हो तो वाइट मनी लगता है सर। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, वो नई नहीं है, सेकेंड हैंड है। सबका पेमेंट मैंने कैश में किया है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि आपके फोन पर आने वाली सब कॉल्स रिकॉर्ड होंगी। एक और हिदायत मैं आपको देना चाहूंगा, अपने मोबाइल पर और अपने घर के आसपास जरा नजर रखिएगा, सतर्क रहिए। कुछ भी डाउटफुल आपको महसूस होता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, तुम वही नजर रखो। सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में सलमा से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही हमारे खबरियों के हाथ कुछ लगा है। हमारे लोगों ने आसपास के अस्पताल और मुर्दाघर भी चेक किए, वहां भी सलमा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इरफान अच्छा खासा कमाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके धंधे में कोई उसका दुश्मन है? लेकिन सर मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, और इधर मोहल्ले में मेरे अलावा कोई स्क्रैप का धंधा भी नहीं करता है। सबसे अच्छे और घर जैसे ताल्लुकात है मेरे। गणपति, ईद, होली, दिवाली हम सब मिलकर मनाते हैं सर। सबके साथ भाईचारा है, रंजित जैसी कोई बात ही नहीं है सर। सर, जो 2 सीसीटीवी कैमरा मिले थे उनकी फुटेजेस मिल गई, उसके डेटा को हमने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया। चलो सर, इरफान के घर के पास जो सीसीटीवी कैमरा है ये उसकी फुटेज। यहाँ पर इरफान सलमा को लेकर अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। जिस पॉइंट पे इरफान महेश को मिला था वो इस कैमरा के रेंज के बाहर है, और वहीं से इरफान ने सलमा को शोभा के घर अकेले भेजा था। और सर, शोभा के घर के सामने जो ग्रोसरी शॉप है उसकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, यहाँ पर सलमा शोभा के घर में जाते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। सर, इन दोनों कैमरा के बीच की जो जगह है वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। सलमा को किसी ने वहीं से किडनैप किया है। प्रकाश, पॉसिबल है कि किसी पड़ोसी ने ही सलमा को किडनैप किया हो? सर, एक पॉसिबिलिटी और है, इन दोनों कैमरा के बीच की जो जगह है वहाँ से कई सारी गाड़ियाँ गुजरी, हो सकता है किसी ने सलमा को गाड़ी के अंदर खींच लिया। जितनी गाड़ियाँ पास हुई सबके नंबर निकालो और जरा पता करो, और ये 2 कैमरे के बीच का जो गैप है इस दौरान जितने घर पड़ते हैं सबकी तलाशी लो। पुढे बघा, सुनिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? आपके मोहल्ले से एक बच्ची सलमा गायब है, उसी सिलसिले में। आप तलाशी लेने आए हो या इल्जाम लगा रहे हो? आपके पास सर्च वारंट है? देखिए, जिस तरह की तलाशी आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि प्रोसीजर में सर्च वारंट भी होता है। जाइए, वारंट आइए और तसल्ली कीजिए। ऐसे बिना वारंट के आप मेरे घर में नहीं घुस सकते। आप बेवजह बात को बढ़ा रहे हैं। बेवजह कैसे हुआ? हाँ, बेवजह कैसे? आप मेरे घर में तलाशी लेने आए हो, ये बात छोटी हुई? और तुम लोग, हाँ, तुम लोग क्या घास खाते हो जो बिना वारंट के इन्हें अपने घर में घुसने देते हो? अंकल, अंकल, पापा का लफड़ा हुआ है पुलिस वालों के साथ। वो लोग एक दूसरे पे भड़क रहे हैं। आप प्लीज चलिए ना, प्लीज। क्या? चल। सलमा मेरी भी बच्ची जैसी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम लेके पुलिस कुछ भी करेगी। आइए इरफान भाई, अब तो मोहल्ले वालों को भी दुश्मन बना लिया आपने। 25 साल एक परिवार की तरह रहे, अब परिवार वाले ही दुश्मन हो गए और इन्हें बेइज्जती करने के लिए भेज दिया। गगन भाई, माफ कर दो। देखो, ये सब मेरे कहने से नहीं हुआ है। देखो, ये इनका काम कर रहे हो, मेरे कहने से नहीं कर रहे। मुझे आप लोगों पे कभी ना शक था ना कभी होगा। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ गगन भाई कि मेरी 6 साल की बच्ची गायब है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, इनकी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जाइए, तलाशी लीजिए। तुम्हें देखना है तो तुम भी देख लो।
आप लोग जा क्यों नहीं रहे? जाइए, अच्छे से तलाशी लीजिए। सलमा को गायब हुए 6 दिन बीत चुके थे, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं लगा। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश की। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भी कई तमाम जगहों पर उन्होंने सलमा की तस्वीर दी, इस उम्मीद में कि कहीं से कुछ खबर आ जाए। मेरी सलमा ऐसी जगह पर थी जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच पा रही। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि मेरी बच्ची के साथ वो हुआ है जो नहीं, या अल्लाह, ये मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। पूरा मोहल्ला सलमा को चाहता था। फिर कौन हैवान था जिसने सलमा को अगवा किया था और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, इसका गुस्सा सारे मोहल्ले में फैल गया। देखो भाई लोग, अब तक तो यह समझ में आया होगा कि पुलिस अपने को एड़ा बना रही है। उसको सलमा की कुछ नहीं पड़ी है, बिल्कुल नहीं पड़ी है। और काय को पड़ी होगी? हाँ, अरे सलमा कौन से किसी करोड़पति की औलाद है? अरे कोई पैसे वाला होता ना तो अब तक ये लोग उसको खोद के भी निकाल लिए होते। पर गरीब की कौन सुनता है? पर अभी अपन लोग चुप नहीं बैठेंगे, मीडिया के पास जाएंगे, अखबार में जाएंगे और जिधर जा सकते ना उधर जाएंगे, लेकिन अपनी सलमा को न्याय दिला के रहेंगे। सलमा को न्याय दिला के रहेंगे। सर ये तो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। देख रहा हूँ। सलमा को न्याय दिला के रहेंगे, सलमा को न्याय दिला के रहेंगे, सलमा को न्याय दिला के रहेंगे। महेश, उन लोगों की लड़की के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो हमें ही दोष देंगे। इसलिए मैंने मोहल्ले के सारे लोगों को बोला है कि अगर हम लोगों पर उंगली उठी तो हम सारा मोहल्ला हिला कर रखेंगे। वो इरफान के साथ तुम्हारी दोस्ती यारी सब ठीक है, लेकिन तुम भी संभल कर रहना। ठीक है। सलमा 422 नंबर खोली में है। सर बाइक तो निकल गई, लेकिन उसका फोटो ले लिया, नंबर मिल गया। प्रकाश, ये 422 नंबर की खोली किसकी है? तुझे वारंट देखना था ना, ले। पूरे घर की तलाशी लो। अरे साहब, लेकिन सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर ऊपर भी कुछ नहीं मिला। ओके सर, आरटीओ से बाइक की इंफॉर्मेशन मिल गई है, इसी मोहल्ले की है। प्रकाश, तरुण। हाँ जी। बाइक तुम्हारी है? हाँ सर, बाइक मेरी है, लेकिन कोई भी लेकर घूमता रहता है सर। मतलब? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, नाइट शिफ्ट में, इसलिए पूरा दिन सोता रहता हूँ। सर मेरी बाइक का लॉक खराब हो गया है, इसलिए मोहल्ले के बच्चे दिन में लेके घूमते रहते हैं। सर मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। सर आपके पास कोई बाइक की चाबी है? सर किसी की भी चाबी से खुल जाती है। कौन कौन लेके जाता है तुम्हारी बाइक? सर 5-6 लोग हैं, कैलाश, कौस्तुभ, देवेश, सौरभ, निखिल। सर ये मोहल्ले के ही हैं, ये लेके जाते हैं। पुलिस सलमा को तलाशने के लिए हर तरकीब लगा रही थी, पर इसके बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। सलमा को गायब हुए 9 दिन बीत चुके थे और अब आहिस्ता आहिस्ता सारा मोहल्ला भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ लौट चुका था। सबने मेरी सलमा की वापसी के ख्वाब देखना बंद कर दिए, सिवाय मेरी माँ हूं ना उसकी। उम्मीद कैसे छोड़ सकती थी।
काम पे जा रहे हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा। सिर्फ काम धंधा छोड़ के घर में तो नहीं बैठ सकता मैं। तुम भी सारी दुनिया के जैसे निकले। तुमने भी उम्मीद छोड़ दी है ना? है ना? हेलो, हाँ, अच्छा, हेलो, हाँ हाँ, जी जी, मैं पैसे लेके पहुंच रहा हूँ जी। मेरी सलमा को आप कुछ मत कीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं लेके, हेलो, देखिए, मैं आप जहाँ बोलोगे वहाँ पे आऊँगा। हेलो हेलो हेलो, सलमा, सलमा कहाँ है? कौन था फोन पे? वो कह रही थी तो है ना? कहाँ सलमा? सलमा को किसी ने अगवा कर लिया। किडनैपर ने आपको जो कॉल किया था वो हमने कंट्रोल रूम में सुना। आपके फोन में भी रिकॉर्डर है ना? जी। जरा सुनाइए। हेलो, सलमा वापस चाहिए तो 1 करोड़ रेडी रख। कब और कहाँ लाना है कॉल करके बताता हूँ। इस आवाज को पहचानते हैं आप? जी नहीं सर। आपने कभी सुनी है ये आवाज? पैसा कहाँ पहुंचाना है ये बताने के लिए किडनैपर दोबारा जरूर कॉल करेगा। उसको बातों में उलझाए रखिए और पैसा अरेंज करने के बहाने उससे एटलीस्ट 2-3 दिन मांग लीजिए। उतनी देर में हम उसे ट्रेस कर लेंगे। जी सर। गुड सर, मोबाइल की लोकेशन 10 से 15 मिनट में पता चल जाएगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी तो फिर किडनैपर ने फोन करने में ना वक्त क्यों लगा दिया? क्योंकि उसके ध्यान में आ गया था कि पुलिस अब भी इन्वॉल्व है। जैसे ही वो शूट आउट की वजह से हम थोड़ा पीछे हटे, उसने तुरंत फोन कर दिया। प्रकाश, अपनी गाड़ी मोहल्ले से जरा दूर पार्क करो और उस स्टाफ से बोलो कि यूनिफॉर्म में कोई यहाँ नहीं घूमे। जब तक सलमा मिल नहीं जाती किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि पुलिस इस केस पे काम कर रही है। 24 घंटे इस मोहल्ले पे नजर रखो। सर, किडनैपर ने अब तक 3 बार फोन किया है, हर बार अलग अलग नंबर पर हर बार मोबाइल फोन चोरी करा है। हर बार मोबाइल की लोकेशन अलग अलग जगह की रही है मुंबई की। और सर आखिरी कॉल में उसने 40 लाख रैंसम बताया है। 1 करोड़ से 40 लाख? सर लगता है कि वो बहुत जल्दी में डेस्परेट है। प्रकाश, इस जल्दबाजी का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद अब सलमा जिंदा नहीं है और शायद इसीलिए उसने इतनी देर लगा दी और अब 3 दिन में 1 करोड़ से 40 लाख तक आ गया। अगला फोन कब करने वाला है? सर कल। इरफान को बोलो कि जितनी भी रकम वो मांगे हाँ बोल दे। हाँ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी वापस दे दो मुझे। ठीक है, हाँ ठीक है, आप जहाँ बोलोगे वहीं आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक। 28 लाख मांगा है। कहाँ मंगवाया? सर जगह अभी बताई नहीं है, दोबारा फोन करेगा। इरफान को अपनी गाड़ी में आने को बोला है। सलमा को अपने साथ ले आना। इरफान जी, हम आपको फॉलो करेंगे। आप किसी को शक मत होने देना कि हम आपके साथ हैं। ये अपने कान में लगा लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे कि आगे क्या करना। चलो लेट्स गो। सलमा को अपने साथ लाना। अल्लाह हाफिज। हेलो, जी जी जी, हाँ ठीक है, अभी रुकता हूँ। सर किडनैपर ने पूरी प्लानिंग की है, इरफान की गाड़ी भी यहीं छुड़वा दी। सबको मैसेज भेज दो कि रिक्शा को फॉलो करें। चल के तुम लोग रिक्शा को फॉलो करो।
जल्दी। फातिमा, तुम इतनी बेचैन क्यों लिख रही है? वो किसी से जाहिर मत करना, प्लीज किसी को भी कुछ मत बताना। मेरी सलमा का पता चल गया है। वो एक दरिंदा था जिसने उसे अगवा किया था, फिरौती मांगी थी। 2 दिनों से उससे पैसों की बात चल रही थी। वो पुलिस वालों ने हमें मना किया था, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया। सलमा कब आएगी और भाईजान कहाँ हैं? वो सलमा को ही लाने गए, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। पुलिस वाले हैं उनके साथ, उन पे नजर रखने के लिए। भाईजान कब गए? यही कोई आधा घंटा हो गया। महेश, आज तो रविवार है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना बाहर ही खा लूँगा। आज इतवार है, मैंने 2 भाजी बनाई है। महेश, महेश, अरे मैं वो गैस पे सब्जी भूल कर आ गई। मैं अभी आती हूँ, ये तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। गायत्री, हे देवा, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। मेरा शक कभी सच ना हो। हाँ, रिक्शा रुको भाई, रिक्शा रुको। थामो थामो। प्रकाश, पुल के नीचे। प्रकाश, जब किडनैपर को यहाँ आना ही नहीं था तो उसने इरफान से बैग क्यों फेंकवाया? हेलो, ठीक है, ठीक है सर। इरफान को जिस नंबर से फोन आ रहे थे उसके मोबाइल की लोकेशन उसके मोहल्ले की है, और अभी वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब किडनैपर मोहल्ले में ही था और उसने जानबूझकर हमें घुमाया। आई एम श्योर ये नंबर भी चोरी का ही होगा, लेकिन पता करो ये नंबर किसका है और कहाँ से चोरी हुआ। और ये बैग उठवा लो। सर, चल के बैग गया। सलमा, सलमा कहाँ है मेरी सलमा? सलमा, सलमा कहाँ है? अब सलमा को नहीं लाए अपने साथ? सलमा वहां थी नहीं। जैसा जैसा किडनैपर ने कहा मैंने वैसा ही किया। बैग फेंका उधर सलमा के लिए। किडनैपर को फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपने वैसा किया ही नहीं जैसा उन लोगों ने करने के लिए कहा था। उन्हें जरूर इल्म हो गया होगा कि उस बैग में पैसे नहीं है। इरफान चंद पैसों के लिए आपने हमारी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगा दी हमारी से। किडनैपर पैसे लेने आया ही नहीं। आप लोगों की वजह से नहीं आया। आप लोगों की वजह से मुझे मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। आप लोगों ने जो कुछ भी किया ना, ठीक नहीं किया। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा मेरी बच्ची के बारे में। अब देखना, आप सब लोगों का बदला मेरी मासूम बच्ची के साथ निकालेगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं, किसी को नहीं। संभालो अपने। प्रकाश, एक बात तो फिक्स है, ये किडनैपर जो कोई भी है इसी मोहल्ले का है। इरफान पैसे लेकर जा रहा था, ये बात हमारे और इरफान के अलावा कोई नहीं जानता। फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम इरफान के साथ हैं? थोड़े का मुक्का मार के ना 32 ही तोड़ दूंगा। चल बेटा। अरे खामा का गुस्सा कर रहे हैं आप, देखिए धक्का मत दीजिए। ठीक है, क्या हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? और तू कौन है भाई? चल पीछे। सर ये बहुत देर से हमें मार रहा है सर। झगड़ा किस बात का है? और 3-4 दिन से पानी में इतनी गंदी बदबू आ रही है, इनको बोलो तो ये कहते हैं हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है। और यार सुबह से मेरी मम्मी को उल्टियां लगी है। और बताना क्या, दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। वो देखो साहब जी,
सूंघो। ओए बंदा तो क्या, डंगर भी नहीं पिएगा पानी। सर सबके यहाँ साफ पानी आ रहा है। ये बदबू कब से आ रही है? तो साहब जी 3-4 दिन से आ रही है, और इनको बोलो तो सुनते ही नहीं है बात। टैंक चेक किया इनका? सर इनका ना अलग टैंक है, वो चेक करना हमारी ड्यूटी नहीं सर। देखो प्रकाश, इनका टैंक चेक करता है। आओ जी, ये देखो जी, ये टैंक है हमारा। प्रकाश, आ रही है ना बदबू? सर, सलमा। अरे आप इसे सलमा को देखने क्यों नहीं दे रहे? अब ये भी आप तय करेंगे वहां पर बच्चे को देख सकते कि नहीं? बच्ची की बॉडी 2-3 दिन तक पानी में थी, काफी फूल गई है और गल गई है। आप लोग देख नहीं पाएंगे, अपने आप को संभालिए। प्रकाश, मुझे जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। सलमा को हम जीते जी तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उसका कातिल हमारे हाथों से बच के जाना नहीं चाहिए। सलमा को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और उसे हम निभा कर रहेंगे। प्रकाश, पता करो यहाँ आसपास में कोई घर खाली है? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता यहाँ से हिलेंगे नहीं हम। सर, मेरा कमरा खाली है, अब मेरा घर यूज कर सकते। मैं एक टीचर है, अकेली रहती है। सलमा जब तक थी ना, तब तक नहीं लगा कि मैं अकेली है। हंसती खेलती कभी भी आ जाती थी घर पे। आज वो नहीं है, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए मैं आपका हेल्प कर सकती है और ये मेरा फर्ज है। सर 15 मिनट में साइबर सेटअप रेडी हो जाएगा। गुड। सर, सलमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज से हुई है, और उसकी मौत 19 मार्च, मतलब जिस दिन वो किडनैप हुई उसी दिन हुई थी, दोपहर 10 और 12 के बीच। प्रकाश, शायद ये भी हो सकता है कि बच्ची को पानी की टंकी में भी उसी दिन फेंक दिया गया हो। और साहब जी देखो, ये सही बात है, और किसी भी शरीफ आदमी को आपको घर से उठा के लेके आ जाते हैं। 19 तारीख को कहाँ थे? वो जो 19 तारीख को मैं अफ्रीका में था। देखो जी, मैं माइंस में काम करता हूँ। 19 मार्च को मैं अफ्रीका में था और 21 मार्च को मैं मुंबई आ गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको जहाज की टिकट भी दिखा देता हूँ। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता, मैं आपको पासपोर्ट भी दिखा देता हूँ। चल के सर, इसके साथ जाओ, पासपोर्ट चेक करो, देखो कितना सच बोल रहा है। ओके सर, चलो। प्रकाश, अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि मर्डरर को पता था कि बलजीत अपने घर में नहीं है, और सलमा की बॉडी को वो आसानी से उस वाटर टैंक में ठिकाने लगा सकता है। जी सर, तो हो सकता है कि सर, मुझे सलमा के खून के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। डरो मत, बैठो, अपने घर समझो। जिस दिन सलमा गायब हुई उस दिन तुम कहाँ थे? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं थे। साहब मैं महेश, ये मैं बंद कर और आगे बढ़, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बोल कहा था? नहीं साहब, मैं
वो इरफान उस दिन मुझे मटन दिया था उसके घर का बना। मेरा दारू पीने का प्लान था तो मैं गायत्री के बाहर जाते ही दारू और मटन लेके यहीं पास में ही गया था। मेरा दारू पीना मटन खाना इसको पसंद नहीं है ना, तो मैं चुपचाप जाके पी लिया था दारू सब उस दिन नशा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। और उसी नशे की हालत में उन्होंने सलमा को उठा लिया? नहीं साहब, मैं यहाँ घर आके सो गया था सर। मतलब वो क्या हुआ? क्या हो रहा है साहब? आप लोग महेश भाई को क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि हमें शक है। लेकिन सर हमें महेश भाव पे कोई शक नहीं है। ये मेरा बचपन का दोस्त है सर। हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल देते हैं पूरा मोहल्ला हमारी दोस्ती को। अच्छी बात है, लेकिन आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा काम करने दीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? आप मेरे सामने मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे इनके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? देखिए सबूत तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें शक है। साहब हमने आपसे कहा ना, हमें महेश भाई पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। सर जैसे सलमा हमारी बेटी थी वो इनकी भी बेटी थी, प्लीज उन्हें ऐसे परेशान मत कीजिए आप। इरफान आयशा पत यार मैंने कुछ नहीं किया। मालूम यार कौन जाके उनको बोला कि मैं ऐसा गलत आदमी है, मैं ऐसा है क्या? मैं बोली मोहल्ले की लड़कियों को कैसे देखते हो? अच्छा हुआ हमें औलाद नहीं है। नहीं तो अपने बाप को ऐसे देख के उसे कितना शर्मिंदा होना पड़ता। प्रकाश ये पूरा मोहल्ला है, एक सीसीटीवी यहाँ है, एक सीसीटीवी यहाँ है जिसका फुटेज हमारे पास है। इरफान बच्ची को लेके अपने घर से निकला जो इस कैमरे में हमें दिखाई दिया। अब इरफान बच्ची को लेके अपने घर से शोभा के घर जाने के लिए निकला, यहाँ उसने बच्ची को अकेला छोड़ दिया। यहाँ से बच्ची खुद ब खुद शोभा के घर जाने के लिए निकली, जो कि हमें इस कैमरे में नजर आया। थोड़ी देर बाद सलमा शोभा के घर से अपने घर वापस जाने के लिए निकली, लेकिन यहाँ पहुंची नहीं। सलमा की लाश हमें यहाँ मिली, बलजीत के घर। अब इस एरिया में बलजीत और महेश के घर के अलावा करीब 50 घर हैं और हमारे पास किडनैपर का हुलिया भी नहीं। उसे ढूंढेंगे कैसे? उसकी आवाज़, हमारे पास किडनैपर की आवाज़। इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं हम उनकी आवाज़ किडनैपर की आवाज़ से मैच करके देख सकते हैं। गुड आइडिया। इस स्पेस में जितने भी घर हैं सबको फेक कॉल्स करवाओ और उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करो। 50 घरों से 178 से भी ज्यादा आदमियों की आवाज रिकॉर्ड की गई और उन सब आवाजों को अपहरणकर्ता की आवाज से मिलाकर देखा गया। सर जितनी हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है। गुड, साउंड एक्सपर्ट को बुलाओ। इनमें से कुल 6 लोगों की आवाज अपहरणकर्ता की आवाज से तकरीबन मिलती जुलती थी, पर सवाल अब भी बना हुआ था कि इन 6 में से वो कौन है जिसने सलमा को अगवा किया था। सर अब पता कैसे चलेगा कि इन 6 में से सलमा का किडनैप और मर्डर किया किसने? राणा सबकी मोबाइल लोकेशन निकालो और जरा चेक करो कि जब सलमा का किडनैप हुआ और जब रैंसम के लिए कॉल्स आए, इनमें से कौन कौन कहां था। सर पता चल गया कि सलमा का किडनैप और मर्डर किया किसने था, और वो एक नहीं 2 लोग हैं। सर ये वो नंबर है जो हर उस जगह पे मौजूद था जहां से फोन चोरी किए गए थे रैंसम कॉल्स करने के लिए, और ये नंबर हर उस जगह पे मौजूद था जहां से रैंसम कॉल्स किए गए थे। मतलब एक मोबाइल फोन चुराता था और दूसरा उसका इस्तेमाल रैंसम कॉल करने के लिए करता था। किस किस के हैं ये नंबर? इसमें उन मोबाइल के लोकेशंस हैं जो तुमने रैंसम कॉल करने के लिए चुराए थे, और इसमें तुम्हारे मोबाइल के लोकेशंस भी हैं, और दोनों मैच करते हैं। और दोनों लोकेशंस से जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है उसमें भी तुम दोनों साफ साफ नजर आते हो। अब मुझे साफ साफ ये बताओ, सलमा के साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। पैसे के लिए। पापा से हमेशा पैसे मांगता था
और वो हमेशा मना कर देते थे। हर रोज दोस्तों के बीच मेरी बेइज्जती होती थी। मुझे पता था इरफान अंकल बहुत अमीर है। वो 6 महीने में एक नई गाड़ी खरीद लेते थे। मैंने सोच लिया था सलमा को किडनैप कर लूंगा, चॉकलेट देने के बहाने, ताकि कोई देख ना ले। मैं सिर्फ उसे बेहोश करना चाहता था। मैं बहुत डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सौरभ को बुलाया। तुझे मैंने इधर मेरी मदद के लिए बुलाया, डराने के लिए नहीं। ओ पागल समझा क्या मुझको? मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। और अगर मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूं तो, वो भी लाखों में? लाखों में? मुझे पता था बलजीत अंकल इंडिया में नहीं है और उनके घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ ही रहती थी। उसी रात हमने सलमा की बॉडी बलजीत अंकल के टेरेस पे ले जाकर के वाटर टैंक में डाल दी। पैसों के लिए इतने दिनों बाद फोन क्यों किया? सर मैं तो फोन भी नहीं करने वाला था, लेकिन सौरभ पैसे मांग रहा था मेरे पास, मैं कहाँ से देता। और सर आप लोग भी चले गए थे तो मैंने सोचा किसी को पता ही नहीं है कि सलमा मर चुकी है, तो पैसे मांग सकते हैं। तो जब इरफान वहां पैसे लेके पहुंचा तो पैसे लेने क्यों नहीं आया? सर मैं आने वाला था, लेकिन मैंने देखा आप लोग इरफान अंकल के पीछे गए थे, इसीलिए नहीं आया। शोभा जी, इन्हें जरा बाहर ले जाइए। बच्ची के साथ रेप भी किया था। हमें आज भी नहीं पता कि हमारी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ था भी या नहीं, लेकिन कानून ने दिव्येश को सलमा की हत्या के जुर्म में सजा दी और सौरभ को सबूत मिटाने के जुर्म में सजा मिली। न्याय तो हुआ मेरी बेटी के साथ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि दिव्येश और सौरभ नाबालिग थे और 9 महीनों में ही जेल से बाहर आ गए थे। वो दोनों आज तो इस मोहल्ले में नहीं रहते, लेकिन डर आज भी इस मोहल्ले का हिस्सा है। ये लेप लगा दे पूरे शरीर पे। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ, खाने का टाइम हो गया, खाना लगाओ, जाओ। पूरे शरीर पे लगा अच्छे से। हाथ क्यों कांप रहे तेरे? रासु क्यों है? नहीं, कुछ नहीं पापा। कितनी बार बोला तुझे खाने के पीछे पानी नहीं पीते? ऐसे मॉल में खाना बिना पानी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो मत खाओ। अरे अनमोल, अब तक की घटी घटनाओं को देखकर शायद इस कहानी का सार और सिरा समझ में ना आए, लेकिन एक बात जो साफ हो जाती है वो है इस कहानी के किरदार, जिनमें से एक हैं केदार दीक्षित और दूसरी है एक लाश। जी हां, एक जवान लड़की की लाश जिसे इस शख्स केदार दीक्षित ने अपने घर में छिपा कर रखा है। एक लाश के अपने बीच होने के एहसास से जन्मा डर
इस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो केदार दीक्षित से कुछ कह सके। आखिर किसकी थी ये लाश और क्या संबंध था उसका इस परिवार के लोगों से, और कौन है ये केदार दीक्षित? डिपॉजिट दीजिएगा, उसी समय पेपर साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सोनल जी बैठिए ना। क्या बैठिए रवि भाई, देखिए एक हफ्ते से मैं कह रही हूँ मुझे उस घर में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। नहीं, आप बस मुझे मेरा डिपॉजिट वापस ला कर दो। देखिए डिपॉजिट मिलेगा तो ही तो मैं दूसरे फ्लैट में जा पाऊंगी ना। आप मेरी मजबूरी तो समझिए प्लीज। सोनल जी आपको भरोसा नहीं होगा, ये देखिए, ये 5 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी आपके जो ऑनर है ना मोहन जी से बात किए हुए। अरे रवि भाई, आपको तो पता ही है ना कि जो एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो 11 महीने के लिए होता है। अब जो भी मजबूरी हो, आपको 7 महीने में खाली करना है, तो बस मोहन जी का ये कहना है कि थोड़ा सा वक्त। थोड़ा रवि भाई, थोड़ा टाइम। मैं एक पल नहीं रहना चाहती उस मनहूस घर में। अदालत में चिट्ठियां हैं। जी सर। अर्जेंट है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ओ ताई, यहाँ पे जमीन इतनी नरम नरम क्यों है? ए, क्या कर रही है तू? हट यहाँ से, हट यहाँ से, हट। यहाँ आकर कपड़े क्यों नीचे रहे? तुझे बोला था ना सामने कपड़े सुखाने के लिए, घर के पिछाड़े क्यों आई तू? मैं पहले भी तो यहाँ कपड़े सुखाती थी। मुझसे जबान लड़ा रही है? अब तेरी कोई जरूरत नहीं, कल आके तेरा पूरा हिसाब कर लेना। चल यहाँ से निकल। मेरी बात तो सुनो ताई, सुनो, निकल यहाँ से, निकल। क्या हुआ? हाँ? क्या हो रहा था इधर? वो राधा यहाँ आकर कपड़े के सुखा रही थी। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? मैं कुछ दिन के लिए वैद की दुकान बंद किया। दुकान बंद कर दे? ये क्या पागलपन है? घर कैसे चलेगा? घर चलाने का काम मेरा है, तू उसकी चिंता मत कर। अब मैं जो कर रहा हूँ पागलपन नहीं है, ये बात अच्छे से समझ ले तू। अरे मैडम, आप अपने घर के सारे पंखे निकलवा रही हो और आपके घर में तो एसी भी नहीं है। आप इतनी गर्मी में रहोगी कैसे? भैया तुम फ्री में काम करते हो? नहीं तो मैडम, पैसे लेता हूँ। तो मुंह बंद करके अपना काम करो और मुफ्त की राय मत दो। जी मैम सर। चलो दूसरे कमरे में। जी। हेलो कालिंदी, अच्छा सुन, जब तक मुझे दूसरा पीजी नहीं मिलता मैं तेरे घर पे रह सकती हूँ क्या? अरे मेरे घर दीदी और जीजा है, तुझे तो पता है। मैं कोई और ऑप्शन ढूंढती हूँ। ओके बाय। अरे मोहन भाई, आप आइए आइए। देखिए मोहन भाई, आप प्लीज मेरी कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। माता पिता मेरे हैं नहीं, एक भाई है, अपने घर का खर्चा, भाई की पढ़ाई सब मैं ही देख रही हूँ। आप प्लीज मेरा डिपॉजिट का पूरा पैसा लौटा दीजिए ताकि मैं कोई और घर जाके देख लूँ। देख सोनल, दूसरा किराएदार मिलेगा ना, उसकी डिपॉजिट में से तेरे 50,000 लौटा दूंगा। अरे नहीं मिलेगा कोई किराएदार आपको, मनहूस है ये घर। रवि भाई भी कह रहे थे उस दिन, पूछिए। अरे नहीं मोहन बाबू, वो बाहर लोग बात कर रहे थे तो निकल गया वो मुझसे। वो लोग मेरे घर को बदनाम कर रहे हैं और तू उन लोग का साथ दे रहा है। नहीं मिलेगा डिपॉजिट वापस। हो सकता है कर लो। हाँ कर लूंगी, निकलवा के रहूंगी डिपॉजिट के पैसे। अहो, अनमोल स्कूल से घर आया ही नहीं। वो अपने दोस्त यश के यहाँ रुका है और कह रहा है कि यहाँ आएगा ही नहीं।
जाओ बेटा तुम अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो। चल पापा, पापा मेरी बात सुनो, मुझे इस घर में नहीं जाना है पापा। पापा मेरी बात तो सुनो पापा। पापा मुझे इस घर में डर लगता है, मुझे इस घर में नहीं जाना है पापा। तो सुनो पापा। अनमोल, 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 अनमोल। दरवाजे पर पोस्ट एंट्री नहीं दिख रही। ये चिट्ठियां चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कमिश्नर साहब को लिखी गई हैं। भेजने वाले का नाम केदार दीक्षित है, खोपोली का रहने वाला है। अर्जुन, खोपोली चल के इन चिट्ठियों की सच्चाई के बारे में पता करना पड़ेगा। चलो। हेलो, पीएसआई पाटिल बोलता है क्या? हाँ जी पाटिल बोल रहा हूँ। मैं क्राइम ब्रांच में पीएसआई अर्जुन लोखंडे बोलता हूँ। हाँ बोलिए लोखंडे जी। अच्छा, आपके पुलिस स्टेशन के एरिया में कोई केदार दीक्षित नाम का आदमी रहता है क्या? केदार दीक्षित? हम तो केदार दीक्षित के घर पर ही हैं। क्या? अरे वॉचमैन, शांतनु को देखा? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है कहीं पे। नहीं तो साहब। अगर आपने देखा शांतनु को? मोहन भाई सुनो ना। ये सोनल देख, प्लीज अभी डिपॉजिट की बात मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हो। आइए आपकी परेशानी का हल बताती हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रही थी तुम? आप अपने बेटे को ढूंढ रहे हो ना? कहाँ है मेरा बेटा? घबराओ मत, आपका बेटा मेरे पास डिपॉजिट है। आप मेरा 50,000 रुपए का डिपॉजिट ले आओ और अपना डिपॉजिट ले जाओ। अपने बेटे पर बात आई तो आपने भी हाथ पार कर दी, गला पकड़ लिया मेरा। वो 50,000 रुपए मेरे लिए भी बहुत कीमती हैं। तो मोहन भाई, मुझे मेरा पैसा लाके दो और आपका बेटा आपके घर पहुंच जाएगा। हमने आस पड़ोस में पूछताछ की। पड़ोसियों के मुताबिक इसकी फैमिली वाले कल रात से ही बाहर गए। लेकिन केदार की जो चिट्ठी हमें मिली है उसमें उसने अपनी बेटी की लाश का जिक्र किया है, जिसकी मौत काफी दिन पहले हो चुकी है। और उस चिट्ठी के मुताबिक उसकी बेटी की लाश इसी घर में है। अर्जुन, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, लाश यहीं कहीं होगी। और सर्च करो, लगा जरा। सर, मैं दोस्त हूँ अनमोल का, अपने नोट्स लेने आया था। यहाँ आकर देखा तो अनमोल की लाश पड़ी थी। एक मिनट बाजू लो। केदार और उसका परिवार अचानक कहाँ चले गए? सर, कल रात को कहीं निकल गए। कहाँ गए, कुछ मालूम? नहीं सर। सर, पीछे कुछ है। केदार भाई की बेटी। आपके पड़ोस में एक लड़की की लाश जमीन में गाड़ दी गई और आपको पता तक नहीं चला? हमें बिल्कुल भनक नहीं थी। हाँ, लेकिन कुछ दिनों से केदार के घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। और तो और केदार भाई ने अपनी दवाई की दुकान भी बंद कर डाली। केदार और उसकी बीवी का फोन नंबर होगा तुम्हारे पास? जी हाँ सर। दीजिए हमें।
बताइए। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्राइम ब्रांच ने उन चिट्ठियों की जांच की जो केदार दीक्षित ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के आला अफसरों और नेताओं को लिखी थी। और उन चिट्ठियों के आधार पर जब क्राइम ब्रांच केदार दीक्षित के घर खपोली में पहुंची और साथ ही उस लड़की की लाश भी मिली जिसे केदार ने अब तक छिपा कर रखा था। केदार की फैमिली के फोटोग्राफ्स उन्हें भेजो। ओके सर। ये अनमोल दीक्षित का घर किधर है? काय झाला? वो अंतिम संस्कार का सामान लाया था। किसके कहने पे लेके आया ये अंतिम संस्कार का सामान? यहाँ भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फैमिली वालों का कुछ पता नहीं, और तू अंतिम संस्कार का सामान लेके आ गया। किसने कहा था लाने के लिए? ये एड्रेस है, कल आप अंतिम संस्कार का सारा सामान इस एड्रेस पे पहुंचा देना। पैसे आपको डिलीवरी के टाइम ही मिल जाएंगे। क्या यही लड़का था वो? हाँ सर, यही लड़का था। सर केदार और उसकी पत्नी कविता, इन दोनों के मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहे हैं। हमने पता लगाया केदार का मोबाइल खोपोली में स्विच ऑफ हुआ था और उसकी बीवी के मोबाइल का लास्ट लोकेशन नासिक का है। सर ये अनमोल और नीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल की मौत रात 10 से 12 बजे के बीच में हुई है। और नीतू की रिपोर्ट में क्या है? उसके सिर पर अंदरूनी चोट भी थी, लेकिन नीतू की मौत की असली वजह फांसी लगना है। लेकिन वो सुसाइड करने के लिए ये सब क्यों करेगी? बड़ी अजीब बात है। पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नई वाली मैच नहीं कर रही। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना दवाइयों का जिक्र था, ना ही ब्रेन हेमरेज का। इसका मतलब केदार का दावा सही था कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ। केदार दीक्षित और उसका परिवार या तो बहुत ही अलग और अनोखा था या फिर इनके साथ कोई अनहोनी हुई थी। पुलिस के आला अफसरों से उसके दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगा रहा था और वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार के साथ भाग खड़ा हुआ था। क्राइम ब्रांच के लिए यह सबसे अनोखा केस था, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और तहकीकात शुरू कर दी। सर केदार अपनी बेटी नीतू का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। केदार अपनी बेटी की लाश को अपने घर में छुपा के रखना चाहता था। हो सकता है केदार और उसके बेटे अनमोल में तकरार हुई हो और केदार के हाथों अनमोल का कत्ल हो गया हो और अब पूरा परिवार गायब है। और सबसे पहले हमें केदार और उसकी फैमिली का पता लगाना होगा, क्योंकि अनमोल के मर्डर केस में केदार और उसकी फैमिली वही सबसे बड़े सस्पेक्ट हैं। केदार दीक्षित के हाथ आए बिना इस केस का सुलझना मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने जोर शोर से उसकी तलाश शुरू कर दी। साथ ही नीतू के कातिल और उसके कत्ल की वजह को ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच पुणे रवाना हुई। सॉरी सर, डॉक्टर की गलती की वजह से हम भी इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, लेकिन अब हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। सर ये वही डॉक्टर है जिन्होंने नीतू दीक्षित का पहले पोस्टमार्टम किया था। सॉरी सर, उस दिन 5-6 लाशों का पोस्टमार्टम करना था। वो शाम को मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी भी थी, शायद जल्दबाजी में कुछ छूट गया हो। आपको जरा सा भी एहसास है आपकी इसी लापरवाही की वजह से एक मुजरिम खुला घूम रहा है? सॉरी सर, आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से आप दोबारा कर भी नहीं पाएंगे ऐसा। इनके खिलाफ लापरवाही का चार्ज लगाइए। सर आप जाइए, कोर्ट के नोटिस का इंतजार कीजिए। सर सॉरी सर, ले जाओ। दोबारा नहीं होगा ऐसा सर, प्लीज नहीं होगा सर। ये नीतू जिस फ्लैट में रहा करती थी, उस फ्लैट में नीतू के अलावा और कोई भी रहता था क्या? हाँ सर, उस फ्लैट में उसके साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोनल है। रिक्शा, ऑटो। भाभी आप लोग कहाँ थे और कहाँ जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। आप लोग को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस? भाभी आप तो ऐसा बोल रही जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अनमोल? हाँ भाभी, हमने आपका फोन बहुत ट्राई किया मगर फोन भी तो नहीं लग रहा था। आप लोग सीधा घर चले जाओ, मैं भी पुलिस को फोन कर देता हूँ। कितनी बार बोला तुझे खाने के पीछे पानी नहीं पीते? ऐसे मॉल में खाना बिना पानी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो मत खाओ। भैया रेलवे स्टेशन चलो। आप लोग जिस रात को गए उसी रात को अनमोल का मर्डर भी हो गया।
अब हम घर नहीं जा सकते। तुम इसे जानती हो? हाँ सर, ये नीतू का भाई अनमोल है। नीतू की मम्मी के साथ आया था एक दो बार उससे मिलने। किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। क्या? देखो सोनल, नीतू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि नीतू का मर्डर हुआ था। अब तुम सीधी तरह से ये बताओ कि तुमने नीतू को मारा क्यों? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। क्यों? जो लड़की 50,000 रुपए के लिए अपने मकान मालिक के बेटे को किडनैप कर सकती है, उसके लिए मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है? नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि नीतू ने सुसाइड किया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि नीतू ने सुसाइड किया होगा? सर मैं, नीतू और रचना, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। मैं और नीतू साथ रहते थे सर, और हमारी बिल्डिंग में रचना 6th फ्लोर पर रहती थी। वो फ्लैट उसके पापा ने उसे गिफ्ट दिया था। शादी के बाद वो और उसका हस्बैंड वहीं रहने वाले थे। हो सकता है वो भी मर्डर हो। नहीं सर, रचना ने सुसाइड ही किया था, क्योंकि हमें उसके हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था। क्या रचना के सुसाइड का कारण जानती हो? हाँ सर। सर रचना जिस लड़के से प्यार करती थी, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और फिर रचना काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। और फिर रचना के सुसाइड के बाद नीतू हमेशा सिर्फ उसी की बातें करती रहती थी सर। सर वो भी डिप्रेशन में आ गई थी। और नीतू क्या कर रही है? जल जाएगा। पागल हो गई है क्या? ध्यान कहाँ है तेरा? और फिर उसके 2 हफ्ते बाद उसने भी। देख भाई नमित, अब तो इतना लायक तो हो गया है कि ट्यूशन से अपना खर्चा निकाल ले। और मेरी कौन सी सैलरी बढ़ रही है? हाँ समझा? सर सुसाइड हो या मर्डर, मोहन भाई के घर को पनौती तो लग गई ना। यहाँ 2 लोगों की जान चली गई, तुम्हें फ्लैट की पनौती की पड़ी है। इस फ्लैट में नीतू और सोनल के अलावा और कौन कौन आया जाया करता था? सर फिलहाल तो ये दोनों ही रहती थी, लेकिन नीतू की मौत के 10 दिन पहले तक छाया भी इन लोगों के साथ रहती थी। छाया GRT कॉलेज में इनके साथ ही पढ़ाई करती थी। अर्जुन, इस छाया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। मामा का घर इधर ही, तू मामा के घर जा। आई नहीं, आई प्लीज प्लीज मुझे नहीं जाना है। बाबू ऐसे नहीं करते, जा बोलते ना। छाया, तुमने नीतू का पीजी अचानक क्यों छोड़ दिया था? सर रचना की मौत के बाद उस बिल्डिंग को लोग मनूस बिल्डिंग कहने लगे थे, इसलिए छोड़ दिया। छाया, हमें पता चला है तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तुमने मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप लेने के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी रैंक 2nd थी और नीतू की 1st। और इस सेमेस्टर में तुम नहीं चाहती कि नीतू दोबारा फर्स्ट आए। 16 तारीख को जिस दिन नीतू का 1 से 3 बजे के बीच में मर्डर हुआ, उस दिन तुम उसी पीजी में देखी गई थी। तुम्हें वॉचमैन ने भी देखा था। सर मैं तो सिर्फ अपना सामान लेने गई थी। मैं तो नीतू से मिली भी नहीं थी। लेकिन नीतू का पीजी छोड़ने के बाद उस घर की एक चाबी तुमने अपने पास रखी। यानी जो कुछ भी किया पूरी प्लानिंग के साथ किया। सर मैं तो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सर नेक्स्ट एग्जाम में मैं नीतू से ज्यादा मार्क्स लाने वाली थी। वो कैसे? सर नीतू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन इधर उसका दिल पढ़ाई में कम और प्यार में ज्यादा था। प्यार? किससे? सर सोनल के भाई नमित से। छाया, अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। नहीं सर, आप चाहे तो किसी से भी पता कर सकते हैं। सच क्या है झूठ क्या है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तुम जा सकती हो, लेकिन हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। सर सोनल ने ये नीतू की अफेयर वाली बात हमें क्यों नहीं बताई? अर्जुन, हो सकता है सोनल या नमित इन दोनों में से कोई इन्वॉल्व हो,
इसीलिए सोनल ने हमें पूरी बात बताई ही ना हो। लेकिन छाया की कहानी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है इसने अपने आप को बचाने के लिए कोई कहानी बनाई हो। ये छाया के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। ओके सर। केदार दीक्षित अब भी फरार था और उनकी पुरानी रूममेट छाया ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि सोनल के भाई नमित का अफेयर नीतू के साथ चल रहा था। पुलिस इस बात से हैरान थी कि अगर छाया की यह बात सच थी तो यह बात सोनल ने उन्हें क्यों नहीं बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसका भाई ही नीतू का हत्यारा था, या फिर सोनल ने नीतू को अपने भाई से दूर करने के लिए खुद ही उसे मार डाला था और अब पुलिस को गुमराह करने के लिए यह आत्महत्या की झूठी कहानी सुना रही थी। बहरहाल अब सोनल से सख्ती से पूछताछ की जाने की जरूरत थी, जिसके लिए पुलिस ने उसे दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं और मर्डर? नहीं सर, मुझे तो नमित और नीतू के अफेयर के बारे में भी नहीं पता था। सर आपको किसी ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है। बस, ज्यादा होशियारी नहीं, सीधी तरह से ये बताओ कि तुम्हारा भाई नमित इस वक्त है कहाँ पर? सर मेरे और नीतू दी के बीच कोई अफेयर नहीं था। बेटा ये भाई बहन के रिश्ते को बीच में लाके बचने की कोशिश मत कर। अगर ऐसा था तो फिर नीतू के हाथ में हाथ डालकर क्यों घुमा करता था? सर अब मैं क्या बताऊं आपको? हाय, मैं आदित्य। तो मैं यहीं बाजू वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है, तो प्लीज़ मुझे ऑटो रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दो। हाँ इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख लूं? एक्चुअली बाइक पे मुझे बहुत डर लगता है ना, कहीं मैं गिर गया तो। आइला, तुम तो सच में बहुत भुजंग बाहु हो। सर एक दिन मैंने उसकी हेल्प क्या कर दी, वो तो पीछे ही पड़ गया। दूसरे दिन आके आई लव यू बोलने लग गया। मैं ये बात सोनल दी को कैसे बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। सर मेरा और नीतू दी के बीच ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था और मेरी उनसे बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगी थी, तो एक दिन मैंने सब कुछ नीतू दी को बता दिया। देख, एक दो दिन ऐसे ही नाटक करेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का, फिर वो समझ जाएगा कि तू उसके टाइप का नहीं और तेरा पीछा भी छोड़ देगा। ये सही है। इस नाटक के बारे में सोनल को मालूम था? नहीं सर, सोनल दी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब तेरी कहानी सच है या नहीं, इस बात का कोई सबूत या गवाह है ही नहीं। जो गवाह थी नीतू, वो मर चुकी है। मतलब तेरी कहानी झूठ भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अब तेरी कहानी का सच आदित्य बताएगा। नहीं सर, मारेगा मत सर, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। तो फिर सच सच बता, तेरे और नमित के बीच में सीन क्या चल रहा है? सिर्फ सीन नहीं सर, ये तो हमारी एक अधूरी प्रेम कहानी है। और इसी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए तूने नीतू को मार दिया? नहीं सर, मैं तो खुद के काटे मच्छर को भी नहीं मार सकता हूँ सर, तो मैं नीतू की जान कैसे ले सकता हूँ? क्यों? प्यार में तो लोग दूसरे की जान तक ले लेते हैं। सर प्यार में जान लेना सच्चा प्यार नहीं होता, हैवानियत होती है, वैशीपना होता है। अरे प्यार में तो लोग जान तक लुटा देते हैं सर। अब पुलिस के सामने सिर्फ दो संभावनाएं बनती थी। पहली, सोनल और उसके भाई नमित में से किसी एक ने या फिर दोनों ने मिलकर या फिर नमित से एक तरफा प्यार करने वाले इस लड़के आदित्य ने नीतू को नमित से दूर रखने के लिए उसे मार दिया था। पुलिस ने इन दोनों संभावनाओं को खंगालने की कश्मकश शुरू कर दी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जल्द ही उन्हें इस मामले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर मिलने वाली थी। एक मिनट सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि केदार के एटीएम कार्ड से नासिक के एरिया से पैसे निकाले गए हैं। नासिक पुलिस को इन्फॉर्म करो, नासिक निकलने की तैयारी करो। सर ये रूम में है, ये रूम में। धोखा दी तू मेरे को? हाँ, मैं पागल वागल नहीं हूँ। नहीं, छोड़ 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 मेरे को, छोड़। फसौलस तू मला, धोखे से लेके आई मेरे को इधर। फसौलस तू? हाँ, अरे छोड़ छोड़, मैं पागल नहीं हूँ। क्या केदार जी,
हमें चिट्ठी भेजकर खुद भाग गए। ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ? सर आप मेरी बीवी को समझाइए, ये मुझे पागल समझ रही है। साहब, अपनी बेटी की लाश ये कोई समझदार आदमी का काम नहीं, इसलिए मुझे इन्हें यहाँ लाना पड़ा, और वो भी धोखे से। एक बात बताइए केदार जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी नीतू ने सुसाइड नहीं किया? नीतू का फोन मुझे आया, मुझे रचना के बारे में सुनकर दुख हुआ बेटा। पापा, दुख तो मुझे भी बहुत है। बस जिंदगी में कठिन समय तो हर किसी के जीवन में आता है, पर उस कठिनता से उबरने के लिए ऐसा सुसाइड नहीं करना चाहिए, गलत कदम है। जब मुझे नीतू की मौत की खबर मिली तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकती, और यही बात मैंने कविता से भी कही। मुझे पूरा यकीन है हमारी नीतू का मर्डर हुआ, पर मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सबको चिट्ठी भी लिखी पर अहो, हे बगा, मैं कमलेश भैया से बात करती हूँ। उसका एक दोस्त नासिक में विधायक है, वो हमारी जरूर मदद करेगा, और नीतू का दोबारा पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। ठीक है मकसद, आज रात ही जाऊया। ये किधर लेके आई? ये तो हॉस्पिटल है। अहो, भाई ने यही बुलाया है। मुझे लगा कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करके मैं वापस चली जाऊंगी। नीतू का अंतिम संस्कार करूंगी ताकि नीतू की आत्मा को शांति मिले। मैंने अनमोल को पूरी तैयारी करने के लिए बोल के रखा था, पण साहब मैं जा नहीं सकी क्योंकि यहाँ अस्पताल की कार्रवाई पूरी करनी थी, इसके लिए मुझे यहीं देर हो गई। केदार जी, हमने आपकी बेटी नीतू का दोबारा पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। बोला था ना मैं। आप बताइए कविता जी, आप क्यों भाग रही हैं? सब मैं डर गई थी, मुझे पता चला कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, और वो भी मेरे साहब, मैं अपनी छोटी बेटी को इससे दूर रखना चाहती हूँ। क्या हुआ अनमोल? अनमोल को क्या हुआ? बोल अनमोल को क्या हुआ? सर मुझे लगता है अनमोल के मर्डर से बचने के लिए अपने बीबी के साथ मिलकर केदार ने मेंटल होने का नाटक किया होगा, ताकि अगर हम उसे पकड़ भी ले तो मेडिकल ग्राउंड पर उसे सजा में कुछ राहत मिले। अर्जुन, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो हो सकता है नीतू और अनमोल का हत्यारा कोई और हो, जो ये जानता हो कि केदार ने नीतू की लाश को अपने घर में छुपा रखा है, और वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए ही आया हो, ताकि नीतू का दोबारा से पोस्टमार्टम ना हो सके। अर्जुन, हमें हर सस्पेक्ट, हर गवाह से फिर से पूछताछ करनी होगी। हो सकता है कुछ हाथ लगे। साहब, जब केदार जी के घर उनकी बेटे की लाश मिली तो उसके एक दिन पहले मैं दुकान बंद कर रहा था, तो देखा बैद जी के घर के सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी चक्कर लगा रही थी, लेकिन वो एम्बुलेंस जैसी थी जिस पे आरटी हॉस्पिटल लिखा हुआ था। साहब, मैं 2 दिनों से सीडी गया हुआ था, सीडी से आज ही वापस आया हूँ सुबह। थैंक यू सर। ठीक है सर, जिस दिन अनमोल का मर्डर हुआ था उसी दिन आरटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पूना से खोपोली जा रही थी। वही एम्बुलेंस केदार के घर पर भी दिखाई दी थी। सर, पूना से खोपोली जाने वाले टोल नाके पर जो सीसीटीवी कैमरा है उससे हमने फुटेज निकाली और उससे ये फोटो निकाला। ये दोनों भी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं है। फिर पूना पुलिस से पूछताछ करने पर पता चला है कि दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं, अजय और बद्री। सर, मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया है। बता, किसके कहने पे केदार दीक्षित के घर में गया था और क्यों गया था? सच सच बताइए, वरना आज तेरी कब्र यही बना दूंगा। साहब, हमें तो काम मिला था केदार के घर से उसकी बेटी की लाश को ठिकाने लगाने का। हमारे दोस्त के गैराज में एक हॉस्पिटल वैन थी, हमने वो ली और केदार के घर खपोली पहुंचे और देखा कि पूरी फैमिली कहीं बाहर जा रही थी, तो हमने सोचा कि सही मौका है। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि केदार का बेटा घर पे था। साहब, वो भागने की और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था और हमें लाश भी नहीं मिली उसके घर से। किसके कहने पे किया था ये सब? आदित्य नाम बताया था साहब उसने अपना। ठीक से देख, यही था ना? नहीं साहब, ये नहीं था वो। ध्यान से देखे से। साहब, सच में ये आदमी नहीं है।
साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। अर्जुन, वो आदमी जो भी था बहुत चालाक है। उसने असली नाम नहीं बताया इसे। वो आदमी जो भी है नीतू को भी जानता है और इस आदित्य को भी। हो सकता है वो आदित्य को फंसाना चाहता हो, और ये भी हो सकता है कि वो आदमी उस सोसाइटी से रिलेटेड हो। मोहन जी, मुझे आपसे नीतू के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत अर्जेंट से मैं हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, मेरे फ्लैट की डील हो गई है। 5 मिनट तो रुक सकते हैं ना? सर 90 लाख का फ्लैट में 60 लाख में बेच रहा हूँ। थोड़ा भी लेट हो गया ना और उसका इरादा बदल गया ना तो फिर वो डील कैंसिल कर सकता है। सर वैसे भी नीतू के मरने के बाद सोनल ने भी फ्लैट खाली कर दिया। अब यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं है। वैसे आपका ये फ्लैट खरीद कौन रहा है? हाँ साहब, यही वो आदमी था। सर कौन है ये? मैं नहीं जानता इसको। सर मेरे घर की डील है सर, मैं बाद में मिलता हूँ सर। पता है हमें, तू मोहन का घर खरीद रहा है ना? हाँ, 90 लाख का फ्लैट 60 लाख में जो मिल रहा था तुझे, रचना के सुसाइड करने के बाद उसके बाप ने अपना फ्लैट आधे दामों पे जो बेच दिया था। 60 लाख का घर उन्होंने सिर्फ 40 लाख में बेचा। वहीं से ये आइडिया आया था ना तुझे? लालच आ गया था मुझे। नीतू के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी। उसके फ्लैट के ऊपर एक खाली फ्लैट था जिसकी भी चाबी मेरे पास ही रहती थी। फिर रात को मैं वो खाली फ्लैट में रुक गया और फिर अगले दिन दोपहर में जब बाहर कोई नहीं था, सर मुझे पता था कि नीतू फ्लैट में अकेली है। मैं मौका देखकर उसके घर में घुस गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह आया कि उसने सुसाइड किया, तो मुझे लगा कि मेरा प्लान सक्सेस हो गया। लेकिन केदार जी मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया। देखिए सर, आप लोगों से गलती हो रही है। आप मेरी बात मानिए, एक बार उसका पोस्टमार्टम फिर से करवाइए। दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए और प्लीज बॉडी को ले जाइए। मैं अपनी बेटी की लाश तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोग उसका दोबारा पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। सर मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा अगर दोबारा पोस्टमार्टम होता है और कुछ निकलता है तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। फिर मैं अजय से मिला और लाश चुरा के उसे ठिकाने लगाने का काम थी। सस्ते फ्लैट खरीदने के चक्कर में एक बसे बसाए परिवार का पूरा घर बर्बाद कर दिया तूने। अब यही है घर तेरा, सड़ेगा सारी जिंदगी इसी जेल में। अपने 2-2 जवान बच्चों को खो देने, घर से बेघर होकर मारे मारे फिरने और अपने पूरे परिवार के बर्बाद हो जाने की कीमत पर यह इंसाफ केदार दीक्षित को बहुत महंगा पड़ा। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई। स्माइल। आप सही थे। आपकी वजह से नीतू का हत्यारा तो मिल गया, लेकिन अनमोल का क्या? नीतू की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो जुर्म, लालच और नाइंसाफी की इस तरह की घटनाओं को सुनकर और पढ़कर अफसोस जताते हुए ये तो कहते हैं कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही है, लेकिन इस सच्चाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि कहीं ना कहीं इन हालात के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं। हर वो इंसान जिम्मेदार है जो इस समाज में, इस दुनिया में रहता है। वो एस्टेट एजेंट जिसने अपनी लालच की वजह से नीतू का कत्ल किया, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया था।
बल्कि हमारे इसी समाज का हिस्सा था। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति की गलती का जिम्मेदार पूरे समाज को कैसे ठहराया जा सकता है, लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं। ये पूरी तरह से खोखला है, क्योंकि किसी भी इंसान को उसकी सोच उसके परिवार और अपने समाज से मिलती है। अपने बेटे की किसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो जाने पर जहां पर ऊपरी कमाई अच्छी होती है, हम खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटते हैं। हम ये कभी नहीं मानते हैं कि हमने हर इंसान में लालच के संस्कार खुद भरे हैं। हमने पैसे को, रुपए को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि हर कोई उसे पाना चाहता है, फिर चाहे उसे पाने का रास्ता और तरीका कितना भी गलत क्यों ना हो। अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ नीतू और उसके पिता केदार दीक्षित के साथ हुआ वो दोबारा ना हो, तो हमें अपने सामाजिक संस्कारों पर फिर से गौर करना होगा, शायद उन्हें बदलना होगा, वरना इस तरह के हादसे बार बार होते रहेंगे और फिर ये दुनिया वाकई में रहने के लायक नहीं रहेगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।